नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबर के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे मैं आदित्य वैभव करता हूं तहे दिल से आप सभी लोग का स्वागत। तो पिछले एक हफ्ते में 3 खबरें जो मुझे रिलेवेंट लगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं लेकर के आया हूं बिहार से। कि पहली खबर क्या है? बिहार में बनेगा गंगा रोपवे। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल जीएस 2 के सेक्शन नंबर 2 में, जो कि आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, क्योंकि टूरिज्म से यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, यहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म वाले टॉपिक में, जो कि ज्योग्राफी इकोनॉमी का टॉपिक है, तो ये इसके लिए रिलेवेंट हो जाता है। बिहार झारखंड का जल समझौता, इसका इस्तेमाल आप सेक्शन नंबर 3 में कर सकते हैं जीएस 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, यहां से आपके समक्ष जो है क्वेश्चन बन जाता है। और इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह में आप दे सकते हैं, तो ये बड़ा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिहार क्यों कर रहा है इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में सबसे पीछे? तो बिहार क्यों रहा इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में सबसे पीछे? नीति आयोग की रैंकिंग जारी है, इसका भी इस्तेमाल आप जीएस 2 के सेक्शन नंबर 2, साथ ही साथ जीएस 1 के सेक्शन नंबर 2 में कर सकते हैं, करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और साथ ही साथ सेक्शन नंबर जीएस 2 का सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, इस दोनों जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आज के जो हमारे विषय हैं, इस 3 खबरों के इर्द गिर्द हम लोग आज हमारे क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पहला जो खबर है वो ये है कि बिहार में बनेगा गंगा रोपवे। अब क्या होता है गंगा रोपवे? आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर अखबार को क्रेडिट है। तो बिहार में बनेगा 8 रोपवे, वाराणसी की तरह हवा में चलिए, मतलब हवा में आप चलेंगे। गंगा नदी पर 7 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट तैयार है। मैरीन ड्राइव से हरिहर नाथ मंदिर तक पहुंचाएगा, जो सोनपुर का मेला है वहां तक पहुंचाएगा, और ये रोपवे है जो कि बन करके तैयार होगा। अब क्या है बेसिकली, तो इसके थीम की बात करते हैं तो अब नाव का चक्कर खत्म होगा, यानी कि गंगा नदी पर बिहार का नया मेगा प्रोजेक्ट रोपवे और ब्रिज जो है इसको तैयार किया जा रहा है। क्या है ये ब्रिज? तो इसकी बात करते हैं तो पहले जो होता था सुल्तानगंज से अगुवानी घाट तक का नया सफर हम लोग कह सकते हैं। पहले क्या होता था? तो एक नया युग नई उड़ान, यानी कि नाव की मजबूती। पहले क्या था? डिपेंडेंसी और बोट था, धीमा और कठिन सफर होता था, सीमित कनेक्टिविटी होती थी, और टूरिज्म जो है उतना ज्यादा बूम नहीं कर रहा था, अनऑर्गेनाइज था। लेकिन अब हवा में झूलते हुए रोपवे और नया ब्रिज है, तेज और सुरक्षित है, और रिलीजियस टूरिज्म को एक नया पंख मिला है। गंगा नदी के ऊपर से अगर हम लोग बात करते हैं तो दो जगह, एक तो आपका हवा से झूलते हुए गंगा पार करेगा, एक सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से लेकर के कहां पे? खगड़िया अगुवानी तक, ठीक है। अजगैबीनाथ से लेकर के कहां तक? अगुवानी तक। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कहां पे, तो दूसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई मरीन ड्राइव से हरिहर नाथ मंदिर तक। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें ये 2 प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताते चले इससे पहले सड़क मार्ग का विकल्प और लक्ष्य, यानी कि सुल्तानगंज और अगुवानी घाट पुल, यानी कि सुल्तानगंज और अगुवानी घाट ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, और दिसंबर 2027 तक मोस्ट प्रोबेबली जो है ये क्या हो जाएगा? ओपन अप हो जाएगा। और 2027 के बाद श्रद्धालु के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हवा में रोमांचक सफर करते हुए एरियल व्यू से होते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए वहां तक पहुंचे, या फिर सड़क पर सुरक्षित ब्रिज सरफेस तक यहां पे पहुंचे। इसके अलावा आपको बताते चले उत्तर वाहिनी गंगा का एक यहाँ पे अपना महत्व है। अच्छा, गंगा जो नदी की बात करें तो यहाँ पे सुल्तानगंज के पास जो अजबनाथ मंदिर है, यहाँ पे उत्तर की ओर हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो पत्थर है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, मुंगेर के पास के जो आपके धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसके कारण। और अद्वितीय जलधारा सुल्तानगंज में बहने वाली अल्ट्रा वाहिनी जो उत्तर वाहिनी जो है उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर बहने वाली नदी की धार्मिक मान्यता सर्वोत्तम है। और आध्यात्मिक केंद्र, यानी कि लाखों श्रद्धालु का मुख्य तीर्थ स्थल, जिसमें अब मॉडर्न कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, और अजगैबनाथ धाम तक ये पहुंचता है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि हरिद्वार की तर्ज पर यहाँ पे एक महाविकास हमको होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सरकार की योजना अजगैबीनाथ धाम को हरिद्वार के स्तर पर विकसित करना है, और आधुनिक और भव्य रूप, यानी कि मॉडर्न और ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तर्ज पे करना है, और बिहार के रिलीजियस टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान के रूप में लेके चलना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आधुनिक और भव्य रूप, यानी कि मॉडर्न और ग्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, और बिहार के रिलीजियस टूरिज्म को एक राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके साथ साथ भविष्य का प्रभाव, यानी कि एक ऐतिहासिक कदम, जहां पे लोकल टूरिज्म
और एम्प्लॉयमेंट दोनों जो है यानी कि धार्मिक पर्यटन में भारी वृद्धि और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और बिहार के विकास के इस नए इतिहास में अपने आप बिहार जो है टूरिज्म में आगे बढ़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्लोगन क्या है ये आप लोग लिखिएगा। बाकी अगला खबर सर हमारा क्या है, बिहार झारखंड जल समझौता। बिहार झारखंड जल समझौता, बिहार और झारखंड के बीच में सोन नदी के जल बंटवारे का कैबिनेट ने सहमति दे दी है। क्या है सोन नदी का जल बंटवारा, आइए जरा जानते हैं। तो सबसे पहले सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता, यानी कि सोन नदी और बिहार झारखंड, सोन नदी के बीच में डिस्प्यूट काफी लंबा है, 25 साल पुराना डिस्प्यूट है। और उससे भी ज्यादा पुराना डिस्प्यूट जब सोन नदी बन रही थी, मतलब सोन नदी मतलब कहने का मतलब जो बाणसागर डैम बना था, तो बिहार और मध्य प्रदेश के बीच में था डिस्प्यूट। फिर झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार झारखंड के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फाइनली वो सॉल्व हुआ, यानी कि कैबिनेट की मुहर लगी। एक सदी के चौथाई हिस्से का इंतजार खत्म, केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच में लंबी सहमति के बाद ये लंबित जल विवाद खत्म। सोन नदी बिहार में 202 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और साउथ बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। क्या है सर, तो साउथ बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। साथ ही साथ सोन नदी बिहार और झारखंड के बीच में एक हम कह सकते हैं तो नेचुरल बॉर्डर बनाने का भी काम करती है। साथ ही साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है झारखंड और बिहार दोनों के द्वारा, और 25 ईयर का लंबा गतिरोध यहां पे समाप्त होता है और सेंट्रल वाटर कमीशन ने सर्वसहमति सिफारिश से इसको आगे बढ़ाया है। आपको बताते चले सर्वसम्मत जल आवंटन जो कि 7.75 एमएएफ का एक नया गमित है, जिसके तहत हम कह सकते हैं 5.75 एमएएफ जो कि बिहार को जाएगा और 2 एमएएफ जो है झारखंड को जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले विवाद की जड़ की बात करें तो 1973 में समझौता और 2000 का राज्य विभाजन। एक्चुअल में 1973 में बाणसागर एग्रीमेंट हुआ था। बाणसागर का डैम का नाम बाणभट्ट के नाम पे रखा गया, जो कि हर्षचरित के रचयिता हैं, हर्षवर्धन के समय में थे, उनके कोर्ट पोएट थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तत्कालीन अविभाजित बिहार के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ। उसके बाद जब स्टेट बाइफर्केशन हुआ 2000 में, तो झारखंड का निर्माण हुआ, तो समझौते के बावजूद दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के बीच पानी का बंटवारा असुलझा रहा और 25 साल बाद जल शक्ति मंत्रालय ने हस्तक्षेप से अंतिम मोड़ दिया। आपको बताते चले सोन नदी दक्षिण बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेहरी ऑन सोन से ईस्टर्न सोन कैनाल और वेस्टर्न सोन कैनाल दो निकलता है। ईस्टर्न सोन कैनाल की बात करते हैं तो औरंगाबाद, पटना, इनफैक्ट गया तक के कुछ हिस्सों में सिंचाई होता है। वेस्टर्न सोन कैनाल रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर के कुछ हिस्सों तक भी यहां से सिंचाई का पानी पहुंचता है। तो वार्ता की मेज पर अब पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में दोनों राज्यों के तर्क है, यानी कि इनिशियल वाटर डिमांड है 0.5 एमएएफ अतिरिक्त जल की मांग है, झारखंड 2.35 एमएएफ प्रारंभिक मांग है। इसके अलावा कुल 7.75 एमएफ की आवश्यकता पर जोर, दावा है कि बिहार को ऑलरेडी पहले मिल रखा है तो क्यों इतना ज्यादा देना। टेक्निकल आर्गुमेंट, नॉर्थ क्यूल रिवर का पूरा जलग्रहण क्षेत्र बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में है, और तो ऑब्वियस सी बात है सोन का मिलना चाहिए, इनका इनका क्लेम है। और बिहार का फरक्का बैरेज पर स्वयं का उपयोग 3.03 एमएएफ है। लंबी चर्चा के बाद अंततः 2 एमएफ झारखंड पर बनी सर्वसम्मति पे सब लोग सहमति हो गए हैं। आपको बताते चले समझौते को औपचारिक रूप देना, अगस्त में इसका खाका तैयार किया जाएगा, जहां पे इंटरनल क्लियरेंस दिया जाएगा, स्टेट कैबिनेट द्वारा एकरनामा प्रारूप किया जाएगा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट किया जाएगा और पूर्ण स्वीकृति दस्तावेज तैयार होगा। इसके साथ साथ फाइनल सिग्नेचर यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत 14 जुलाई के कार्यकाल यानी कि समझौता ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार तारीख तय करने की प्रक्रिया जो है ये जारी कर दी है। इसके साथ साथ अगस्त की बात जब हम लोग करते हैं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की उपस्थितियों में हस्ताक्षर का हम कह सकते हैं एक नया प्रस्ताव जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अब यहां से एक और चीज है कि महानदी विवाद, ये महानदी विवाद भी किस किस के बीच में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो महानदी विवाद जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, तो केंद्र सरकार ने बोला है कि सोन नदी के ऐतिहासिक समाधान के बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री का अगला लक्ष्य है एक और लंबा अंतरराज्यीय विवाद जो महानदी नदी पर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो इसके ऊपर फोकस करना। बाकी ये टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं 1973 बाणसागर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 बिहार बाइफिकेशन, और फाइनली आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि सोन नदी पर जो डेहरी ऑन सोन है या सोन नदी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, ये बिहार का सबसे पुराना मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है। इसको कौन से साल में स्टेब्लिश किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा जो हमारी तीसरी खबर है, बिहार क्यों रहा इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में सबसे पीछे।
तो आपको बताते चले, निवेश आकर्षित करने में बड़े राज्यों में सबसे फिसड्डी रहा अपना बिहार, और बिहार की नीतिगत सुस्ती और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बनी वजह। अब क्या है, इसको आइए जरा ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार की वास्तविक तस्वीर बहुत फिसड्डी है और 17वें रैंकिंग में बिहार है। बोले 17वां रैंकिंग है, बिहार से पीछे बहुत लोग हैं। नहीं मेरे भाई, बड़े राज्य में केवल 17 बड़े राज्य है और 17 में 17वां रैंकिंग, मतलब सबसे फिसड्डी। बड़े राज्यों की सूची में बिहार की रैंकिंग की बात करें तो 17/17, यानी कि बड़े राज्यों की सूची में बिहार जो है सबसे निचले पायदान यानी कि सबसे फिसड्डी राज्य के श्रेणी में आता है। बिहार का स्कोर महज 41.2% रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पॉलिसी लेथार्जी यानी कि नीतिगत सुस्ती और कमजोर औद्योगिकरण परिवेश का परिणाम है। और एक क्षत्रिय संकट यानी कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल, इनका भी प्रदर्शन बड़े राज्यों में कमजोर रहा है, लेकिन हम लोग का बिहार सबसे कमजोर रहा है। इसमें क्या ही कर सकते हैं, एक एक हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हम लोग को अप्रोच लेना चाहिए सही करने के लिए। 1850 इन्वेस्टर, कितना भी हो जाए कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, बट इन्वेस्टर के पसंद में बिहार नहीं है। नीति आयोग ने जारी किया 1850 इन्वेस्टर्स, 165 स्टेक होल्डर्स और 84 इंडिकेटर्स 8 पिलर्स के आधार पे किया गया है। और ये जो है हमारा 55% जो इस इंडिकेट का पैमाना करते हैं। बाकी 45% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी माहौल, बिजनेस इन्वायरमेंट की कुल हिस्सेदारी है। इसके तहत जो है इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। टियर 1 बेस्ट स्कोरर, जिसका स्कोर 50 से ज्यादा है, ये 5 स्टेट हुए हैं। 6 मतलब कोई भी राज्य 60 अंक के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, याद रखिएगा। गुजरात जो है पहले स्थान पे वैसे आता है। टियर 2 जिनका स्कोर 45 से 50 रहा, इसमें 15 स्टेट रहे हैं। और टियर 3 जो उभरते हुए, इनका स्कोर 40 से 45 रहा, इसमें 8 राज्य रहे, अपना बिहार यहीं पर है। टियर 4 ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो छोटे राज्य हैं, ये इनका स्कोर 40 से कम रहा है, यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिए 8 स्टेट है, याद रखिएगा। बड़े राज्यों में बिहार सबसे पीछे है। अब बिहार क्यों पीछे हुआ, तो फाइनेंशियल हेल्थ में हम लोग बेहतर प्रदर्शन किए, रेगुलेटरी एज में बेहतर किए, इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट भी हमारा बेहतर है, इन्वायरमेंट लेंस भी बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण हम लोग का रैंकिंग इतना फिसड्डी हो गया है और सबसे आखिरी पायदान पर है। वित्तीय और नियामक रेगुलेटरी मोर्चे पर संतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसी में भारी गिरावट के कारण हमारा स्कोर जो है इतना घटिया हो रखा है। अब कौन कौन से ऐसे कारण जिसको कहा जा रहा है, तो सबसे बड़ा टियर 2 टियर टी सिटी में एयर कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी की हमारे यहाँ भारी कमी है। इनके हमारे पास कितने एयरपोर्ट हैं, 3 एयरपोर्ट जिसपे जनता इस्तेमाल कर सकती है, पूर्णिया को जो दीजिएगा तो 4, जिसमें से 2 इंटरनेशनल है आपके, कौन कौन, पटना गया और एक दरभंगा, और एक पूर्णिया जो है आपका डिफेंस वाला है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से, इंडस्ट्रियल पार्क का अभाव बहुत ज्यादा है। लैंड अलॉटमेंट बहुत मुश्किल है। लॉ एंड ऑर्डर का अभी भी बहुत बड़ा सुरक्षा चिंता है। हालांकि हम लोगों ने सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पे बीआईएसएफ, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डाला था, लेकिन फिर भी उसका असर अभी देखने को नजर नहीं आ रहा है। हिडन स्ट्रेंथ हमारे बिहार का क्या है, कुछ हमारे बिहार का स्ट्रेंथ भी बताया है। जैसे पूरे भारत का 4% नेशनल हाईवे हमारे बिहार में है, 8% रूरल रोड ग्रामीण सड़क हमारे बिहार में है, 5.7% रेलवे ट्रैक हमारे बिहार में है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.9% हिस्सा होने के बावजूद भी हमारे बिहार की ये स्ट्रेंथ है। हमारे बिहार की अगर हम बात करते हैं कि और क्या है, 23% भारत की तुलना में हमारे पास ज्यादा बेहतर कोल्ड स्टोरेज है। एजुकेशनल स्टैंड यानी कि बड़े राज्यों की तुलना में हम लोग 46% अधिक खर्च कर रहे हैं। यूटिलिटी की बात करते हैं तो बेहतर बिजली, पानी उपलब्धता और सहज पर्यावरण स्वीकृति में हम लोग ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफलता के मापदंड जो हम टॉप स्टेट से सीख सकते हैं, क्या क्या है। गुजरात ने स्कोर किया 56.6, क्यों, क्योंकि गुजरात के पास पोर्ट है, प्रतिस्पर्धा है, पावर सेक्टर है, अनुकूल बिजनेस एनवायरनमेंट है, यहां से इसने बाजी मारी। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा प्राइवेट इक्विटी के कारण और वेंचर कैपिटल के कारण, निवेश के कारण, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और मजबूत आर्थिक संकेतन के कारण। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, बेहतर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और मजबूत आधारभूत संरचना के कारण। तो हम लोग का अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एन इकोसिस्टम के कारण आज के डेट में हम लोग इस पायदान पे 17वें रैंकिंग में रहे बड़े राज्यों में, जो कि सबसे पीछे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली के आधार पर है। क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा, क्लास की पीडीएफ यहीं पे आपको मिल जाएगी। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है 73rd बीपीएससी के लिए या फिर 74th बीपीएससी के लिए, तो आप डायरेक्टली जो है मेरे मेंटरशिप में कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8789
847319 आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अस। हमारे पास दो बैच है, एक हमारा बाइलिंगुअल बैच है। अगर हम बात करते हैं एक हमारा क्या है सर, तो बाइलिंगुअल बैच है और दूसरा हमारा हिंदी बैच है। तो आपको जो भी बैच सही लगे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कई बार आपको बताता हूं, ऐसे कोचिंग, ऐसे संस्थान, ऐसे शिक्षक जो आपको मेंस आंसर राइटिंग के प्रति रुझान लेके नहीं जा रहे हैं, वो महज आपका समय बर्बाद, आपका क्या कर रहे हैं, तो वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कौन शिक्षक होगा जो आंसर राइटिंग लिख के देता होगा। हम देखिए अपने हाथों से आंसर राइटिंग देखिए, जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, कल हम लिखे हैं और अपने बच्चों को देते हैं लिख करके। देखिए महात्मा गांधी से शुरू करके अम्बेडकर, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे इस टाइप के डिजिटल डायग्राम्स को बनाना है, कैसे करंट अफेयर्स के इश्यूज को ऐड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फीमेल मेयर इलेक्टेड इन गयान भागलपुर, कैसे बिहार के पॉइंट को ऐड करना है, कैसे आंसर में ग्राफ ऐड करना है। दिख रहा है आपको, पॉलिटी के क्वेश्चन में हम ग्राफ व्राफ ऐड किए। दिस इज हाउ कि आपको करना है। तो अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए तो आप क्या करेंगे बाबू, तो ये मेरा नंबर है 8789847319। इस पे डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। अपना नाम, ये मेरा नंबर है, अपना नाम और अपना मीडियम लिख करके जिस बैच में आपको ये कोर्स चाहिए। साथ ही साथ अब आपको हमारे बैच में क्यों इनरोल करना चाहिए इसका सुन लीजिए। तो हम लोग जो है बाबू 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास आपको पढ़ाते हैं। ऑर्डिनरी लाइव क्लास नहीं है। जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, अब इसको हिंदी वालों को हिंदी में मैंने नोट्स बनवाया, इंग्लिश वालों को मैंने इंग्लिश में नोट्स बनवाया। नाउ अगर दोनों को नोट्स बनवा दिया, अब दोनों को नोट्स बनवाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि सर हिंदी वालों को हिंदी में, अब इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल मिल जाएगा। हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स दे देंगे अलग से। इसके बाद आपको एक मेंटर मिलेगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराएगा। एमसीक्यू कराने के बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। आप मेंस का आंसर लिखेंगे, मेंस का आंसर लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे, मेंटर आपका सबमिट करके चेक करके देगा। आप दोबारा उस पर सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखने के बाद आपकी कॉपी को मैं चेक करूंगा और अपना आंसर राइटिंग दूंगा जो मेरे द्वारा लिखा गया है। ये नंबर है 8789847319। अगर आप मेरे कोड यानी कि आदि लाइफ कोर्सेज बैच में इनरोल करते हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा तैयार। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का तैयार, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इस टाइप से आपको 900 प्लस टॉपिक्स और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को हम 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अगले 6 से 8 महीने में कवर अप कराएंगे। इस बैच में आपको एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है। एनसीईआरटी आप लोगों में से पढ़ने का प्रयास बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन खत्म नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका रिलेवेंट है हम लोग इसमें बताते हैं। साथ ही साथ जब प्रीलिम्स एग्जाम का 4-5 महीना बचेगा तो आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स देते हैं, 2 महीने का एमसीक्यू बैच, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 10 किताब का सेट आपके घर तक, जिसमें 7 किताब अभी आपके पास आ जाएगा। याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग अगर बात करते हैं तो आपका इतना जब हम मेहनत करेंगे तो प्रीलिम्स निकलेगा ही। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला 100% स्कॉलरशिप के साथ जो भी आपने पेमेंट किया है उस सारा का सारा हम वापस आपको कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें हम 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग देंगे, 51 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा ही डे 1 से, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन तो मिल ही जाता है, और प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है क्या करेंगे आप देखिए, आप देख सकते हैं तो कैसे आपको हर टॉपिक का हैंड नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, देख रहा है हर टॉपिक का आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर टॉपिक में आपको हैंड नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है कैसे करेंगे, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे वहां चले जाएंगे। वहां पे जाने का स्टेट PCS बिहार, बिहार में जाने के बाद यहाँ पे कहेंगे बिहार बैच बाय नाउ, बाय नाउ पे यहाँ पे कोड क्या लगाएंगे, कोड हमेशा याद रखिएगा, कोड आपको लगाना जरूरी है क्योंकि आपको तभी मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आदि लाइव कोड लगाएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज जो भी आपका लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज जिसमें आपको किताब चाहिए चुन लीजिएगा। कोड आपको क्या लगाना है, ADILIV आदि लैब कोड लगाएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और ये मेरा नंबर है 8789847319। कोई भी डाउट हो डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिएगा, नहीं तो ये वाला नंबर है 9289996924। इस पे आप कॉल करके मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने एंजॉय किया हो, होमवर्क जो दिए उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अगले सेशन में, अगले वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।